आप सभी का स्वागत है हमारे इस महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वेलकम बैक टू एवरीवन। ओके, जैसे एज यू एवरीवन नोज दैट कि आरआरबी एग्जाम्स आने वाले हैं और हम लोग उससे रिलेटेड क्लासेस कंडक्ट करना स्टार्ट भी कर दिए। मतलब लास्ट टाइम जैसे कि डीएचएस एग्ज़ाम जो आ रही थी, जो ये महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड थी, तो इसके पूरी सीरीज़ हम लोगों ने अपलोड की थी और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया था स्टूडेंट का। बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए थे इस एग्ज़ाम में। एक्चुअली ये सीरीज़ जो थी वो मराठी में थी, बट अभी जो आरआरबी की सीरीज़ जो कंडक्ट कर रहे हैं इट इज़ इन हिंदी। ओके, हिंदी मीन्स बायलिंगुअल, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो, दैट एवरीवन कैन असिस्ट, जो कि सब लोगों को समझ में आ सकेंगे। ठीक है, तो आरआरबी के क्लासेस स्टार्ट तो हो गए, 3-4 क्लासेस अपलोड भी किए हैं। आज मेरा एक लास्ट क्लास भी अपलोड हुआ था, बट जहाँ वहाँ पे मैंने 3-4 ही एमसीक्यूज लिए थे। बट आज से हम लोग न्यू फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेश स्टार्ट मतलब क्या? आज से मतलब इस क्लास से समझो, इस क्लास को फर्स्ट ही कंसीडर करो, हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। मतलब कैसे अभी? ओके, देखो मैं बताती हूँ। आरआरबी हमारे जो भी नर्सिंग वाले एग्जाम्स होते हैं सबका सिलेबस कॉमन होता है, सेम आरआरबी में भी है। इसमें इस बार 70% इज नर्सिंग एंड 30 इज मोस्टली नॉन नर्सिंग रहेगा। हम लोग पहले फोकस करेंगे 70% पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एंड वास्ट पोर्शन हो जाता है, इसमें ज़्यादा हमारे मार्क्स कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो बात हम कर रहे हैं 70% पोर्शन की। तो एज एवरीवन नोज दैट कि हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट मतलब कौन से एक बार देख लेते हैं वो भी। मेजर सब्जेक्ट मतलब हमारे कौन से आएंगे, जैसे कि एमएसएन, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, देन ऑफ कोर्स फाउंडेशन, सीएचएन और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, फाउंडेशन हो गया, एमएसएन हो गया, साइकेट्रिक भी आ गया, ओबीजीवाई, यस ओबीजीवाई, ये हम लोग मेजर। और अभी तो इसमें रिसर्च और मैनेजमेंट भी ऐड हो गया, उसका भी बहुत सारे पोर्शंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखे जाते हैं। अभी आप यही एग्जाम देखो, कौन सा जो अभी आप लोगों ने दिया था ईएसआईसी का 7 जुलाई को हो गया था ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे रिसर्च और मैनेजमेंट के। तो ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। इसमें से 80% ऑफ पेपर हमारा इसी में से आता है। तो अभी की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, जो यूट्यूब पे आप लोगों को मिल रही है, तो इसमें क्या है कि जो सीएचएन, ओबीजीवाई एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है वो आरती मैम कंडक्ट करने वाले हैं, एंड एमएसएन, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एंड द साइकेट्रिक नर्सिंग वो मैं कवर करने वाली हूँ। ओके, देखो यूट्यूब पे तो अब हमारे क्लासेस चलने ही वाले हैं। यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट सब कुछ मिलने वाला है। साथ साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी चाहिए होंगे, मतलब थोड़े से हाफ लेंथ टेस्ट जैसे चाहिए होंगे, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यू विल गेट so much of MCQs there. Okay, but आपको और सिस्टमैटिक वे से प्रिपरेशन करना है, मतलब प्रॉपरली बराबर सब्जेक्ट वाइज जाना है, जो भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है, टेस्ट देने हैं, नोट्स चाहिए, तो आपके लिए हमने एकदम मिनिमम प्राइस में, मतलब 3-3.5 हज़ार में ही एक कोर्स लॉन्च किया है, आरआरबी स्टाफ नर्स फाउंडेशन कोर्स करके। आप लोग ऐप पे जाके वो कोर्स परचेस कर सकते हो और हम लोगों के साथ जुड़ सकते हो। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, फुल सिलेबस कवरेज, मतलब सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, और समटाइम्स हम लोग लाइव भी आके आपको लाइव लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेबल नोट्स रहेंगे, उसके साथ साथ में आप लोगों को मतलब हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे। मतलब जो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट है देने के हम लोग ट्राई करेंगे। फ्री ऑफ टेस्ट सीरीज जब भी हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे आरआरबी के लिए, तो उसमें से 5 टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री मिलेगी। ये तो हो गई, ये फुल लेंथ की बात हो गई, ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो गए। बट हाफ लेंथ टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी ही, मतलब समझो एक टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है, वो टॉपिक कवर होने के बाद आपको उससे रिलेटेड हाफ, मतलब आप सॉल्व कर सकोगे ऐसे कुछ क्वेश्चन, मतलब आपको समझेगा कि नहीं ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। ओके, ये हमारे कोर्स से रिलेटेड की बात हो गई। चलो अभी अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। स्क्रीन पे देख रहा, आज का टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को, देखो जैसे कि मैं एमएसएन कवर करने वाली हूँ, तो मेरा एमएसएन पढ़ाने का जो रहेगा, एमएसएन मैं कवर करने वाली हूँ, तो इसमें से मैं क्या कंडक्ट करने वाली हूँ, जैसे कि थ्योरी। ठीक है, जिस चीज़ की इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरी हम लोग कवर करेंगे ही। यूट्यूब की बात कर रही हूँ मैं,
और उसके साथ साथ में उसके बाद जब वो थ्योरी वाला वो पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो जाता है तो उससे रिलेटेड एक दिन हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। ओके, मतलब समझो 2 दिन 3 दिन भी थ्योरी चलेगी जब तक वो टॉपिक कवर नहीं होता पूरा, उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग हमारा सिलेबस कवर करते जाएंगे। ओके, तो अभी जैसे कि आज का फर्स्ट क्लास समझ लो। आज के फर्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक देखने वाले फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के जितने दिन थ्योरी चलेंगी वो थ्योरी हो जाएंगी, उसके बाद में हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे। चलो टॉपिक की तरफ देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक दैट इज द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे बॉडी में फ्लूइड्स एग्जिस्ट होते हैं, प्रेजेंट है। किस किस के फॉर्म में है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड्स। और ये सारे फ्लूइड्स हैं, इसको हमने कैटेगराइज करते हैं इसको 2 टाइप्स में। कौन से टाइप्स है देखो एक बार। इट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। मतलब समझो ये सेल होगी तो ये सेल है तो इसको क्या बोलेंगे, ये इंट्रासेलुलर हो गया। सेल के अंदर इट मीन्स दैट इंट्रासेलुलर, और सेल के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर। नाम से हम लोगों को पता चल रहा है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, तो जैसे कि इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर होता है तो ये कितना रहेगा, ये 2/3 ऑफ फ्लूइड है। इंट्रासेलुलर कितना, 2/3। एक्स्ट्रा सेलुलर इट इज 1/3। पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसको हम लोगों ने 2 इसमें डिवाइड कर दिया। कौन से 2 इसमें? एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड सेकंड इज इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड। कौन सा? इंट्रावैस्कुलर। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? इंटरस्टिशियल ऑफ कोर्स इट इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, है ना। इंटरस्टिशियल इट इज प्रेजेंट इन द टिश्यू एंड द ऑर्गन। एंड इंट्रावैस्कुलर नाम से क्या पता चल रहा है? वेसल्स, है ना, वैस्कुलर सिस्टम के अंदर। मतलब इंट्रावैस्कुलर कहाँ पे? जैसे कि अपने वेन्स है, आर्टरीज है, क्या रहता है उसमें? ब्लड। ओके, ब्लड रहेगा, प्लाज्मा रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स विच इज विद इन द सेल। ठीक है, 2/3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स इज अ इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या बोला था? इट इज आउटसाइड द सेल। 1/3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर को हमने डिवाइड किया है इंटरस्टिशियल में और इंट्रावैस्कुलर में। तो इंट्रावैस्कुलर मतलब फ्लूइड विच इज विद इन द वैस्कुलर स्पेस एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ, जैसे कि मैंने बताया वैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या रहता है? ब्लड, प्रोडक्ट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड इंटरस्टिशियल दैट फ्लूइड्स विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, कहाँ पे? विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स और द टिश्यूज। इतना फ्लूइड्स आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अभी कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये काम में आती है आगे समझने में। मुझे पता है मतलब बहुत सारे लोग फ्रेशर्स भी होते हैं, जस्ट पास आउट हुए रहते हैं, या कोई 3rd ईयर या 4th ईयर में होता है, वो भी देखते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए उनका मतलब अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और कुछ लोग मतलब जो भी एडवांस हो जाते हैं, मतलब बहुत दिन से उनका प्रिपरेशन अच्छे से हुआ रहता है, वो लोग भी। तो इसलिए हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो एडवांस तक जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि फर्स्ट लेक्चर आपको लग रहा है बहुत ईजी, ये क्या इजी कंसेप्ट सिखा रहे हैं, बट कुछ लोग नए हैं उनसे रिलेटेड जिनको जीरो नॉलेज है, जिनको नहीं पता, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि अभी देखो डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? अब डिफ्यूजन मतलब क्या, एक बार देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस whereby the molecules move from an area of higher concentration to an area of lower concentration। ठीक है, जैसे समझो ये इधर बहुत सारे हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला फ्लूइड है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे सोल्यूट्स हैं, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन, और इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला फ्लूइड है। तो ये इधर जाएगा, ये वाला फ्लूइड इधर जाएगा, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलेंगे अपन डिफ्यूजन। इतना समझ में आ गया? डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस वेयर बाय द मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या? द मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स एज दे पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब सेम ये पास हो रहे, इधर के उधर जा रहे, बट बीच में क्या आ रही है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब वो स्पेसिफिक कुछ चीजों को ही अलाउ करती है जाने में।
हर चीज अलाउ नहीं करती, हाँ जा जा ऐसे नहीं, मतलब उसको स्पेसिफिक चीजों को अलाउ करती है, उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो उसके थ्रू जो पार्टिकल्स मूव होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स कैन ऑल्सो पास फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू वन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या था, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्या था डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, मतलब फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, लोअर से हायर जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं, इट मीन्स दैट यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, क्या यूज हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, एक मिनट, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं और कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो निगेटिवली चार्ज होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायंस। क्या बोलेंगे, कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैटायंस, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एनायंस। ओके, पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे, कैटायंस, निगेटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे, एनायंस। अभी एग्जांपल देख दो, एनायंस के एग्जांपल क्या है, जैसे कि बाइकार्ब, क्लोराइड, प्रोटीन्स, फॉस्फेट एंड द सल्फेट्स, ऑल दीज आर एनायंस, मीन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के एग्जांपल क्या है, सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, ये हो गए कैटायंस। ये सब हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं जब हम लोग आगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो भी है ना, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं, उसमें ये काम में आने वाला है। The major intracellular electrolytes are potassium and magnesium। मतलब जैसे ये सेल है, सेल के अंदर, सॉरी ये देखते हैं, सेल है, सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो मेजरली प्रेजेंट रहता है इंट्रासेलुलरली, वो कौन सा है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट जो रहता है वो सोडियम एंड क्लोराइड, NaCl, ठीक है। मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम। मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द सोडियम एंड द क्लोराइड। ओ, इतना समझ में आ गया। अभी मुझे बताओ कि हमारे बॉडी में ये इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द फ्लूइड्स जाते कैसे हैं। हम लोग कुछ बाहर से सप्लीमेंट लेते होंगे तभी तो जाते हैं ना, अंदर तो बनते नहीं है। तो जैसे कि हम लोग वाटर लेते हैं या कुछ खाने पीने कर लेते हैं, फ्लूइड इंटेक्स होता है, ठीक है, फूड होता है, उसमें से हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे। उसके बाद में मेडिकेशन भी एक सोर्स है, बीटी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं वो भी एक है, या इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं वो भी एक सोर्स हो गया। यह इतना समझाना आपको कि इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स हमारे बॉडी में कहाँ से जा रहे हैं, सोर्सेस समझ में आ गए। नेक्स्ट देखते हैं अभी ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, टाइप ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स, मतलब आईवी फ्लूइड्स देखते हैं अभी। अब इंट्रावेनस फ्लूइड्स देखते हैं, ठीक है। व्हाई फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज नेसेसरी। Intravenous fluid replacement changes the serum by adding the electrolytes and the fluids. These are the several indications to use the intravenous fluid replacement. What are the indications for the intravenous fluid replacement? When the client is unable to maintain the fluid and electrolytes within normal limits. Patient खुद से नहीं ले पा रहा है, या पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया है, या पेशेंट को खुद पी के मतलब पानी पी के नहीं हो रहा है या खा के नहीं हो रहा है, तो हमारा मेन तब हम लोगों को IV फ्लूइड्स देने हैं पेशेंट को, ठीक है। द फिजिशियन IV एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए सोचते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या होगा, दैट द फिजिशियन माइट चूज टू यूज द इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट्स आर सर्जरी, या पेशेंट को ट्रॉमा है, GI लॉस ऑफ GI की वजह से लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो गया, नथिंग नील बाय माउथ है मतलब नहीं जा पा रहे हैं अंदर, बर्न इंजुरीज है या ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम लोग IV फ्लूइड्स देंगे। इतना समझ में आएगा, इतना समझ में आ गया। अब IV फ्लूइड्स दे रहे तो कौन से पेशेंट को कौन सा देंगे, कोई भी उठा के किसी को भी लगाए क्या, नहीं, उसमें भी टाइप्स है, उसमें भी ये है, तो भी टाइप्स है, उसके भी कैटेगराइज किया हुआ है। तो कैटेगराइज किया हुआ है, आई होप कि सब लोगों ने आप मतलब देखो जो भी
हमारे जो भी एकेडमिक्स होते हैं हम लोग सब वार्ड में जाते हैं और सबको नॉर्मली तो फ्लूइड्स के पता ही है, NS है, RL है, DNS है, डेक्सट्रोज है, सब पता होता है। बट जब हम लोग प्रॉपरली जब स्टडी करते हैं तब हम लोगों को पता होता है अच्छा ये भी कैटेगरीज है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। चलो एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड्स आर कैटेगराइज एंड देयर कंपोजिशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में सबसे पहले आएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब क्या, इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, जो प्लाज्मा है हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसके जैसे होती है, सेम टू सेम, मतलब सेम ऑस्मोलैरिटी एज द प्लाज्मा, ना कम ना ज्यादा, इसलिए ये आइसोटोनिक हो गया। अब आइसोटोनिक के एग्जांपल कौन से हो गए, NS हो गया है ना, सोडियम क्लोराइड जो नॉर्मल NS होता है वो। उसके बाद में और क्या है, RL हो गया, इट इज रिंगर लैक्टेट। क्यों दे रहे पेशेंट को अपन ये, जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है तो हम लोग NS देंगे, है ना, या पेशेंट बर्न है, माइल्ड एसिडोसिस हो गया है, डायरिया हो गया पेशेंट को, RL जाएगा पेशेंट को। ठीक है, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोटोनिक। अभी आइसोटोनिक सेम ऑस्मोलैरिटी एज द प्लाज्मा, हाइपोटोनिक क्या रहेगा, मोर डाइल्यूट देन द प्लाज्मा, है ना। यूज टू ट्रीट द क्लाइंट विद कंटेन्स मोर एडिमा और द किडनी डिसीज। पेशेंट को ज्यादा एडिमा है या किडनी डिसीज का पेशेंट है तब हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस पेशेंट को देते हैं। इसमें जो 0.45% NS आता है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट उसको हाफ सलाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट 0.33% ऑफ सोडियम क्लोराइड भी आता है, वो भी हम लोग देते हैं। दीज आर हाइपोटोनिक। अब नेक्स्ट देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मीन्स हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द प्लाज्मा। इसमें क्या था, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें था हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये क्यों देंगे, यूज टू बैलेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड एंड द पार्टिकल्स अक्रॉस द फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। इसका एग्जाम्पल 3% NS है ना, 3% NS या 25% डेक्सट्रोज हम लोग पेशेंट को देते हैं। जब पेशेंट का एकदम शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो हम लोगों का मतलब जैसे समझो एक पेशेंट है वार्ड में, उसका शुगर लेवल एकदम 30-40 तक आ गया और पेशेंट, तब हम लोगों को एकदम से उसका शुगर लेवल इंक्रीज करने के लिए हम लोग 25% डेक्सट्रोज लगा देते पेशेंट को। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हाइपरटोनिक। और एक एग्जांपल मैनिटॉल, ये 20% होता है, तो मैनिटॉल भी हम लोग देते हैं, ये भी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। अभी तो आप लोगों को फ्लूइड्स तो समझ में आ गया। अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी वैल्यूज क्या होती है। वैल्यूज तो हम लोगों को पता होनी चाहिए ऑफ कोर्स, कि एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोडियम, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। बट क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक आपको लंबा क्वेश्चन दिया रहेगा, वहां पे एक पेशेंट्स का नाम देके वहां पे उसके लैब टेस्ट के वैल्यूज दिए रहेंगे, मतलब उसका सोडियम इतना है, उसका पोटेशियम इतना है, फिर ये हो गया पेशेंट की कंडीशन, तब आपको नॉर्मल वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। इसलिए हम लोग अभी पहले नॉर्मल वैल्यूज डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आगे का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू देखते हैं, सीरम सोडियम। क्या है सीरम सोडियम नॉर्मल, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। सीरम सोडियम क्या है, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नींद में भी हो तभी ये याद होनी चाहिए कि कोई पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोडियम, कितना, 135 to 145, याद हो गया। नेक्स्ट सीरम पोटेशियम, पोटेशियम की वैल्यू क्या रहेंगी, 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कितना, 3.5 to 5.5। देखो पेशेंट को जब भी पोटेशियम हम लोग देंगे तो कैसे देंगे, पुश करेंगे क्या डायरेक्टली लेके, नहीं, इसको हमेशा ड्रिप में लगाना है और टाइमिंग सेट करना पड़ता है। ठीक है, एकदम से डायरेक्टली पुश नहीं करना है, इसकी वजह से। नेक्स्ट टोटल सीरम कैल्शियम, कैल्शियम की वैल्यू देखो दो इसमें दी है, एक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में भी है और mg पर dl में भी। तो 8.5 to 10.5 mg पर dl या फिर 3.5 to 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इससे पोटेशियम से ये कंफ्यूज नहीं होना है, 8.5 to 10.5 mg पर dl रहेंगी क्या, टोटल सीरम कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट मैग्नीशियम, देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है, 1.3 to 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर।
जैसे कि पेशेंट को कीमोथेरेपी चलती रहती है, तो वहाँ पे कुछ कुछ कीमो के जो ड्रग्स होते हैं उसकी वजह से पेशेंट का मैग्नीशियम लेवल डाउन हो जाता है, तो हम लोगों को तब मैग्नीशियम पेशेंट को बाहर से देना पड़ता है, मतलब हम लोग इंजेक्टेबल मैग्नीशियम देते, तब वो टाइम पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम कितना है, 1.3 to 2.1 mg/dl। नेक्स्ट इज सीरम फास्फोरस 2.5 to 4.5 mg/dl। नेक्स्ट सीरम क्लोराइड कितना है, Cl कितना, 95 to 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट 35 to 45 mg पर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सॉरी। अब ये जो सोडियम का है, अब जब मैं आपको आगे मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस एसिडोसिस जब पढ़ाऊंगी ना, तब ये काम में आएगा, तो अभी से ध्यान में रखो। कितना बोला है मैंने, 35 to 45। नेक्स्ट B1 कितना, 7 to 22 mg/dl। नेक्स्ट देखते हैं सीरम अल्ब्यूमिन की वैल्यू क्या है, 3.5 to 5.5 ग्राम पर dl। ओके, ये अल्ब्यूमिन हो गया। उसके साथ साथ में अल्ब्यूमिन क्या है, इट इज द प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन। अल्ब्यूमिन के साथ साथ और कौन सा एक प्रोटीन रहता है, ग्लोबिन। ग्लोबिन की वैल्यू आप मुझे बताओगे कमेंट में, कमेंट करना है। ओके, यूरिन पीएच 4.5 to 8 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये हमारे सारे नॉर्मल वैल्यूज हो गए। अभी इस क्लास में हम लोग इतना ही कवर करते हैं, नहीं तो और क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक मतलब सिंगल इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, मतलब जैसे कि सोडियम पढ़े। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू आप लोगों को पता है, पर उस नॉर्मल वैल्यू के कम हो जाता है या नॉर्मल वैल्यू बढ़ जाती है, तो पेशेंट उसके कॉजेस क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या आने वाले हैं, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, उसमें ईसीजी चेंजेस कैसे आएंगे, ये सब डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इट इज़ वही सबका फेवरेट और थोड़ा टफ टॉपिक जो भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस एंड एसिडोसिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।